नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में के सैन्य नेतृत्व ने हाल ही में ये चेतावनी दी है कि चीन और भारत के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ लगभग 628 ज्याओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज का निर्माण चीन कर रहा है और इनमें से 90% गांव ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने स्थित हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो गांव है ये केवल नागरिक बस्तियां नहीं है बल्कि इन गांवों का दोहरा उपयोग है, क्योंकि ये गांव ऐसी संरचनाएं हैं जो चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करती हैं। चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान करती है और भारत के खिलाफ जो सलामी स्लाइसिंग रणनीति है उसको लागू करने में ये गांव चीन की मदद करते हैं। सलामी स्लाइसिंग रणनीति का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र पे अपना नियंत्रण बढ़ाना। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी जियाओकांग विलेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमारी भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा करते हैं। हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कि आखिरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन के बीच में किस तरीके से सीमा जो बंटवारा है उसको लेके आगे बढ़ता है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर है ये उसी जियाओकांग विलेज का जो एक गांव है उसकी है। यहाँ पे आप संरचनाओं को देखिए। क्या ये आपको किसी आधुनिक गांव से कम लग रहा है? अब इसी गांव में क्या होता है, बहुत सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी रखे जाते हैं ताकि अगर भारत और चीन के बीच में कभी भी सीमा पे कोई टकराहट हुई तो इस यहाँ पे जो रखे हुए लॉजिस्टिक्स हैं उनका सपोर्ट करके चीन भारत को पीछे धकेल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज है वो क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो जियाओकांग शब्द है उसका अर्थ है मध्यम रूप से समृद्ध समाज। अब ये जो बॉर्डर डिफेंस विलेज है ये चीन द्वारा जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसमें एलएसी के पास बनाई जा रही ये सीमा पर स्थित गांव है। ये जो गांव है इस गांव को स्थापित करने की शुरुआत 2017 में चीन ने की थी, जिसका लक्ष्य ये था कि सीमा क्षेत्रों का विकास किया जाए, वहां पे आबादी को बसाया जाए और वहां पे सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया जाए। सैन्य उपस्थिति इस तरीके से मजबूत होगी क्योंकि इन गांव में बहुत सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट रहते हैं। सेना के रहने के लिए वहां पे सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो दोस्तों ये जो जियाओकांग बॉर्डर विलेज प्रोग्राम है इसका विस्तार अब कुल 628 गांवों तक कर दिया गया है, जो कि 21 सीमा काउंटी में इसका निर्माण हुआ है और इसमें लगभग चीन ने 30 बिलियन युआन का निवेश किया है। अब ये जो गांव है इनकी प्रकृति डुअल है। डुअल कहने का मतलब एक तो इन गांव में आपको आधुनिक घर देखने को मिलेगा, सड़कें देखने को मिलेगी, बिजली और पानी देखने को मिलेगा, संचार नेटवर्क देखने को मिलेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये पीएलए सैनिकों को तैनात करने के लिए भी इस्तेमाल में किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये एक फॉरवर्ड मिलिट्री बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये दोहरा उपयोग के लिए इस गांव को चीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। दरअसल ये जो योजना है वो चीन के लैंड बॉर्डर लॉ 2022 के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य है इस लॉ का उद्देश्य है सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना और नागरिकों को सीमा पर बसाना। तो ये जो पूरे के पूरे जो गांव है ये आपको एलएसी के आसपास देखने को मिलेंगे। तो एलएसी क्या है इसके बारे में एक बारी हमारे लिए जान लेना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो रेखा है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से अलग करती है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1959 में चीन के प्रधानमंत्री थे झाओ एन लाई। इनको चाओ एन लाई के नाम से भी आप जानते होंगे। तो उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। तो भारत ने इसे औपचारिक रूप से 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट में इसको स्वीकार किया था। अगर हम एलएसी की लंबाई को लेकर बात करें तो दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर विवाद है कि इसकी लंबाई कितनी है। भारत इसकी लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर मानता है, वहीं चीन इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर मानता है। तो इन दोनों देशों के बीच में इसकी लंबाई को लेकर काफी विवाद है। आपको एलएसी में 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे। पहला पश्चिमी सेक्टर, दूसरा मध्य सेक्टर और तीसरा पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर में आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो आपका इलाका है ये पश्चिमी सेक्टर में है और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिलेगा। ये आपको लद्दाख और अक्साई चीन वाले इलाके में देखने को मिलेगा। फिर आपका मध्य सेक्टर आता है जो उत्तराखंड और हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो इलाका है इसको हम मध्य सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई लगभग 545 किलोमीटर है और जो पश्चिमी सेक्टर था वो सबसे लंबा है 1570 किलोमीटर का। और इसके बाद आता है आपको अरुणाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, इसको हम पूर्वी सेक्टर के नाम से जानते हैं और यहीं पे आपको मैकमोहन लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो है इसकी लंबाई 1325 किलोमीटर है और इसमें अगर भूटान को हम एक्सक्लूड कर दे तो ये 3 सेक्टर हैं एलएसी के जिसके माध्यम से भारत और चीन के बीच में सीमा का बंटवारा हुआ है।
तो दोस्तों भारत के लिए ये जो विलेज अभी बनाए जा रहे हैं वो कई कई सारे खतरे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक तो विवादित क्षेत्रों में स्थायी आबादी बसाकर चीन अपना दावा मजबूत कर सकता है कि भारत के कई हिस्सों पर उसका नियंत्रण है। दूसरा, सलामी स्लाइसिंग रणनीति जो है वो भारत के लिए खतरा पैदा करती है। सलामी स्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि छोटे-छोटे कदमों से और धीरे-धीरे किसी भी क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाना इस रणनीति में शामिल होता है। जैसे सीमा गश्त को शुरुआत में बढ़ाया जाता है, फिर वहाँ पे अस्थायी ढांचे का निर्माण किया जाता है और फिर अंत में अस्थायी गाँव बसा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो क्षेत्र है, वहाँ पे अपने दावों को मजबूत किया जा सके। अब ये जो पूरा जो गाँव का ढाँचा है, इसमें जो दोहरे उपयोग की जो संरचनाएँ हैं, उससे भारत के लिए खतरा पैदा होता है, क्योंकि इन गाँवों का उपयोग ना केवल नागरिक आवास के लिए बल्कि सैन्य रसद के लिए, जो चीन की आर्मी पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी तैनाती के लिए भी किया जाएगा, तो इससे भारत की संप्रभुता पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो गाँव के निवासी हैं, वो निगरानी नेटवर्क का हिस्सा भी बन सकते हैं और वे मतलब सीमा के आसपास भारत की तरफ से क्या-क्या गतिविधियाँ चलाई जा रही है, इस बात की सूचना वो चीन की सरकार को दे सकते हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो कि भारत के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अगर इन गाँवों की स्थिति आप देखें, तो तवांग क्षेत्र में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास, जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे भी इसकी उपस्थिति कहीं न कहीं हमारे देश के लिए खतरा पैदा करती है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला संकरा गलियारा रहा है। इसके साथ-साथ चीन के जो आधुनिक गाँव है, वो भारत के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्र के माध्यम से आप देखें तो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो सीमा के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अगर देखेंगे कि दूसरी तरफ चीन एक आधुनिक गाँव को वहाँ पे बसा रहा है, तो हमारे देश के जो सीमा के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके मन में भी एक मनोवैज्ञानिक पिछड़ापन आएगा और इसकी वजह से जो हमारे देश के स्थानीय लोग हैं, जो सीमा के आसपास रहते हैं, उनमें असमानता की भावना बढ़ेगी और उनमें चीन के बेहतर शासन का प्रचार भी किया जा सकेगा। तो इससे हमारे देश के अंदर एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो भारत ने इस पूरी घटना पे प्रतिक्रिया देते हुए आप देखें तो 2023 में सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया था। 2022-23 के बजट में पहली बार इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में भी जो सीमावर्ती है क्षेत्र है, वहाँ पे गाँवों का विकास करना। हमारे देश के सीमा वाले क्षेत्रों से कई बार आपको पलायन देखने को मिलता है, तो उस पलायन को रोकना और सीमा पर आबादी को बनाए रखना, ताकि सीमा पर रहने वाले जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारी आँख और कान का काम कर सकें कि आसपास के दूसरे क्षेत्रों में जो चीन के प्रभुत्व में है, वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, उसके बारे में हमारे सरकार को जानकारी मुहैया करा सकें। इसके अलावा भारत ने इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स आईसीबीआर को भी डेवलप किया है, जिसमें रणनीतिक सड़क नेटवर्क को बनाया जा रहा है, सेना की तेजी से तैनाती की जा रही है। इसके साथ-साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट भी भारत की तरफ से किया गया है, जिसमें सीमा को अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन किया गया है, सीमा के आसपास निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो बीआरओ है, उसकी कई सारी प्रमुख परियोजनाएँ भी हैं, जैसे जोजिला टनल है, जो लद्दाख को साल भर जोड़ने वाली सुरंग है। इसके अलावा सेला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इन सारी परियोजनाओं के माध्यम से, इन सारे कदमों के माध्यम से भारत चीन के जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस जिस तेजी से चीन के द्वारा इस विलेज को बढ़ाया जा रहा है और भारत की सीमा सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत को आगे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें रणनीतिक कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, जो 1840 किलोमीटर का है, ये एक बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है। साथ ही साथ जो आईसीबीआर का फेज़ 3 है, जिसमें कई बार आप देखें तो सड़कों का जो निर्माण है, उसको बढ़ाया जाएगा सीमा क्षेत्रों में, तो ये एक बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ-साथ आप नागरिक आधारित सुरक्षा की बात करें, तो इसको भी हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। 1954 में बॉर्डर विलेज को विकसित करना, फिर स्थानीय लोगों को सीमा निगरानी में शामिल करना, ये सारे ऐसे कदम हैं, जो हमें भारत को चीन के इस कदम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उच्च ऊँचाई अवसंरचना का भी निर्माण हमें करना चाहिए, रणनीतिक सुरंगें बनानी चाहिए, ऑल वेदर सड़कें बनानी चाहिए। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जोजिला टनल और सेला टनल के बारे में बताया भी। साथ-साथ हमें वायु शक्ति पे भी यहाँ पे ज़ोर देना पड़ेगा। न्योमा एयरबेस को अपग्रेड करना पड़ेगा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ तकनीकी निगरानी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, एआई बेस्ड आईएसआर सिस्टम के माध्यम से। इसके साथ हमें पीएम गति शक्ति योजना के तहत यहाँ पे संस्थागत समन्वय करना पड़ेगा और जो
बीआरओ परियोजनाएं हैं, जो बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में परियोजनाएं हम चला रहे हैं, उसमें हमें तेजी लानी पड़ेगी। साथ ही साथ डब्ल्यूएमसीसी तंत्र के माध्यम से हमें संवाद स्थापित करना पड़ेगा और सैन्य तनाव को भी कम करना पड़ेगा। तो ये सारे कदम के माध्यम से हम चीन के इस कदम को काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि चीन के ज़ियाओकांग जो है विलेज है, वो नागरिक विकास, सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय दावों का मिश्रण है। ये जो रणनीति है, ये ग्रे जोन युद्ध और सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से एलएसी पर जो यथास्थिति है उसको बदलने का प्रयास करती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को अपने सीमा अवसंरचना को मजबूत करना पड़ेगा, तकनीकी निगरानी को और ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा और सीमावर्ती समुदायों का सशक्तिकरण करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे आइज और ईयर्स बन सके। ठीक है, तो इस इन सारे कदमों के माध्यम से भारत अपने चीन के इस कदम को काउंटर कर सकता है। तो ये हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरकार जो ज़ियाओकांग विलेज प्रोग्राम चीन का है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने क्या-क्या कदम उठाए हैं, उस गाँव का हमारे इंडिया की सुरक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपने समझा होगा। तो इस पूरे सेशन के आधार पे आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलएसी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे भारत और चीन दोनों द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। एलएसी की अवधारणा का व्यावहारिक उपयोग 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद उभरा, भले ही इसका औपचारिक प्रस्ताव पहले दिया गया था। देखिए, 1959 में ही चाउ एन लाई के द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि इसका व्यावहारिक उपयोग 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से शुरू हुआ। एलएसी के सभी सेक्टरों में समान स्तर का सैन्य तनाव पाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो पश्चिमी सेक्टर है, जो कि सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तनाव हमें देखने को मिलता है। मध्य सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में आपको सबसे शांति देखने को मिलेगी, है ना? तो ये आप देखें, अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग तनाव पाया जाता है, तो तीसरा क्वेश्चन गलत है। और एलएसी के साथ परसेप्शन गैप जो है, वो सीमा विवादों का एक प्रमुख कारण है। तो परसेप्शन गैप जो है, मतलब कि चीन अपनी तरफ से एलएसी की सीमा को अलग मानती है, भारत सरकार अपनी तरफ से एलएसी की सीमा को अलग मानती है, तो दोनों में एक परसेप्शन गैप है। इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद भी उभर के आते हैं, तो ये सही है। तो ये आप इसके माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देखें, तो आपको इस अगर सेशन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।